आज की कहानी एक शानदार और हैरत अंगेज रॉबरी की है। 1971 में लंदन में हुई रॉबरी ने पूरे यूके को हिलाकर रख दिया। मामला इतना गंभीर था कि यूके के राष्ट्रपति को डी नोटिस जारी कर मीडिया को खबर छापने से रोकना पड़ा। नेशनल आर्काइव्स ने 800 पेज की फाइलें 2071 तक सील कर दी, यानी पूरे 100 साल। यह फाइल सीक्रेट कर दी और कैसे चोरों ने 40 फीट सुरंग खोद लगभग 3 मिलियन पाउंड चुरा लिए और हवा में गायब हो गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी में। कहानी शुरू होती है एंथनी गेविन नाम के एक शख्स से, जिसकी उम्र 38 साल थी, जो कि मंझा हुआ खिलाड़ी था और आर्मी में भी रह चुका था। इसी वजह से एंथनी प्लानिंग और टीम वर्क में काफ़ी उस्ताद था। रेजिनाल्ड टकर नाम का एक शख्स, जिसके बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं था, जो इस गैंग का दूसरा मेंबर था और जो बहुत चालाक था। टक्कर ने जी एडवर्ड्स के फर्जी नाम से अमीर ग्राहक बन लॉयड्स बैंक में खाता खुलवाया और 500 यूरो डिपॉजिट कर दिए। टक्कर का काम था बैंक के अंदर और लॉकर की बारीक जानकारी हासिल करना। अपने साथी की मदद से तिजोरी के फर्नीचर का बड़ी चतुराई से नाप लिया और तिजोरी में लगी स्टाइल की गिनती की, और उनसे ये अंदाज़ा आया कि उनकी साइज क्या थी। तिजोरी और लॉकर रूम की साइज़ का अंदाज़ा लगाया और अंदर लगे वाइब्रेशन सेंसर का भी पता लगाया। ऐसी सटीक जानकारी हासिल की जिससे एंथनी को प्लान बनाने में आसानी हुई। बेंजामिन वुल्फ गैंग का तीसरा मेंबर था, जो कि वही शख्स था जिस बैंक के बगल में तीसरी शॉप को रेंट पर लिया और इसी शॉप में सुरंग खोदी गई। सुरंग खोदने में इस्तेमाल होने वाले औजार और ज़रूरत का सारा सामान शॉप में रख दिया, और शॉप जो कि कुछ ही दिनों पहले रेंट पर ली गई थी, इसी वजह से सारा सामान शॉप में रिनोवेशन के नाम पर अंदर रख दिया गया और किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई। और हैरत की बात तो यह थी कि बेंजामिन को सिर्फ एंथनी ही जानता था और गैंग के कोई भी मेंबर उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और बेंजामिन ने कभी गैंग को धोखा नहीं दिया और पुलिस पूछताछ में चुप रहा। बेंजामिन ना सुरंग खोदने में था, ना ही तिजोरी में घुसने में शामिल था। सुरंग खोदने का काम अब शुरू हो चुका था और साथ ही गैंग को बैंक में लगे वाइब्रेशन सेंसर का डर सताया जा रहा था। गैंग में चौथा साथी जो अलार्म एक्सपर्ट था, साथ ही एंथनी का एक भरोसेमंद दोस्त भी था। उसने तिजोरी में लगे ट्रेमर अलार्म को निष्क्रिय करने का महत्वपूर्ण काम किया। ट्रेमर अलार्म, जो कि उसे वाइब्रेशन सेंसर भी कहा जाता है, जो बैंक में या बैंक के दीवारों में होने वाली तोड़फोड़ से हुई वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर सिग्नल भेजने का काम करता है। यानी बैंक में सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था, पर मिकी जेम्स ने अलार्म को डिसेबल करना था। और तभी दूसरे दिन बैंक के सामने वाली सड़क पर रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ और इसी कारण आसपास की जमीन में वाइब्रेशन पैदा हो रही थी। इसी कारण बैंक में लगा ट्रेमर सेंसर बजने लगता और पुलिस पहुंच जाती। ऐसा बार बार होने की वजह से बैंक में मौजूद ट्रेमर सेंसर को बंद कर दिया गया। अब चोरों को भी यह बात का अंदाजा हो चुका था कि ट्रेमर सेंसर को बंद कर दिया गया है और यदि नहीं बंद किया, बजने के बावजूद भी पुलिस नहीं आएगी। अब गैंग को सुरंग खोदने का काम शुरू करना था और तभी गैंग का पांचवा मेंबर, इस व्यक्ति का नाम आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, लेकिन वह सुरंग खोदने में एक्सपर्ट था, साथ ही विस्फोटकों के उपयोग में अच्छी महारत हासिल थी। पुलिस को लगता था कि यह शख्स शायद पहले खदानों में काम कर चुका है, पर गैंग के किसी भी मेंबर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही इसका नाम जानते थे। बेंजामिन ने रेंट पे ली हुई शॉप सुरंग का काम तेजी से चल रहा था, पर एक रात शोर होने की वजह से एक पुलिस ऑफिसर पूछताछ के लिए शॉप का बेल बजाता है और गैंग के मेंबर ने जैसे ही पुलिस को देखा और उनके पसीने छूटने लगे, पर उसे शांत होने का दिखावा करना था और पुलिस से बात करने चला जाता है। पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि इतने शोर शराबा क्यों हो रहा है। गैंग मेंबर ने बड़े चतुराई से और शांत रहकर जवाब दिया कि रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसी तरह रिनोवेशन का बहाना दिया, पर पुलिस ऑफिसर देखने के लिए शॉप में अंदर आ जाता है। शॉप के अंदर सभी चीज़ें इधर उधर बिखरी थी और वो सभी चीज़ों को गौर से देखने लगता है और वो कुछ देर देखने के बाद शॉप से चला जाता है और गैंग बाल बाल बच गई थी। तभी एंथनी को लगने लगा कि एक ऐसा शख्स हो जो बाहर निगरानी रखे और बाहर का सारा मंजर बताता रहे। तभी एंट्री होती गैंग के छठे मेंबर की, जिसका नाम था बेबी मिल्स। बेबी मिल्स को छत पर बैठकर सड़क की और आसपास के एरिया की निगरानी करने का काम दिया गया। बॉबी का काम था कि कोई भी खतरा दिखे या पुलिस कार दिखे, तुरंत वॉकी टॉकी में गैंग को खबर करना। अब फिर एक बार सुरंग का काम फिर शुरू हुआ और बॉबी एंथनी के साथ वॉकी टॉकी पे कनेक्ट हो गया। दोनों के बीच की बातचीत कम थी, छोटे वर्ड यूज करते थे और काम के अलावा कोई बात नहीं करते थे। वो वॉकी टॉकी यूज करने के दौरान छोटे शब्दों में ही बात करते थे ताकि किसी को शक ना हो, जैसे कि ऑल क्लियर, सिग्नल रेड, सिग्नल ग्रीन, स्टॉप, गो। सब कुछ सही जा रहा था। आखिरकार गैंग ने सुरंग का काम पूरा कर लिया
और अब उन्हें तिजोरी से जुड़ी दीवार, जो कि मजबूत कंक्रीट और स्टील से बनी हुई थी, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। पर गैंग का पांचवा मेंबर, जो कि विस्फोट करने में माहिर था, उसने विस्फोटक लगा दिया और वायर बिछा दी। अब सब शॉप में वापस आ गए और बॉबी के सिग्नल का इंतजार करने लगे। तभी बॉबी आसपास का एरिया को निगरानी कर सिग्नल भेजता है कि ऑल क्लियर, ब्लास्ट। और ब्लास्ट कर दिया गया और बैंक के लॉकर रूम में जाने का रास्ता हो चुका था। विस्फोट होने की वजह से धुआं और धूल आ गई थी और उसे शांत होने तक गैंग इंतजार करती है। और फिर एक बार बॉबी से कंफर्मेशन लेते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। एंथनी ने वॉकी टॉकी में पूछा कि सब क्लियर तो है, हम बैंक में घुस रहे हैं। बॉबी ने जवाब दिया, गो। बॉबी और एंथनी के बीच हुई बातचीत रॉबर्ट रोलैंड नाम के एक रेडियो ऑपरेटर सुन रहा था। वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी को मैच कर कोई भी दूसरे वॉकी टॉकी या रेडियो वाले बातों को आसानी से सुन सकते हैं। रॉबर्ट, जो कि एक रेडियो ऑपरेटर था, उसने सब बात सुन ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, पर रॉबर्ट ने बैंक में घुसने वाली बात सुनी, तुरंत पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने रॉबर्ट द्वारा की रिकॉर्डिंग को सुना और सभी पुलिस ऑफिसर दंग रह गए। पुलिस कार को दौड़ाना शुरू कर दिया। शहर में बहुत से बैंक थे। सभी बैंक पर रात का वक्त होने की वजह से सारे बैंक बंद थे। पुलिस बाहर से ही देखती और अगली बैंक को निकल जाती। आखिरकार पुलिस लॉयड बैंक पहुंची, जिसमें चोरी हो रही थी। तब तक चोरों ने 267 लॉकर खोल लिए थे, जिसमें काफी पैसे और गहने लूट लिए थे। जब पुलिस बैंक में घुस रही थी, तब दरवाजा खुलने की आवाज से लॉकर के अंदर मौजूद गैंग को पता चल गया था कि बाहर कोई मौजूद है। इसीलिए गैंग ने सारा काम छोड़ एकदम शांत हो गए और कोई हलचल नहीं की। बाहर से सुनने पर कुछ भी अजीब नहीं लगा और पुलिस ऑफिसर ने बैंक मैनेजर को कहा कि हम तिजोरी के अंदर देखना चाहते हैं। पर मैनेजर ने कहा कि ये टाइम लॉक होने की वजह से कल सुबह ही खुलेगा और पुलिस बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही पुलिस बाहर निकली, गैंग ने अपना सारा लूटा हुआ सामान इकट्ठा किया और शॉप में ले आई। बेसमेंट के पार्किंग में चले गए। वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें सारा सामान लोड कर दिया और चोर हवा में गायब हो गए। अब कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। डकैती के बाद यूके सरकार ने डी नोटिस जारी कर मीडिया को खबर छापने से रोक दिया। फिर नेशनल आर्काइव्स ने 800 पेज की फाइल 2071 तक सील कर दी। पूरे 100 साल एक साधारण बैंक डकैती के लिए, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के कई साफ कनेक्शन नहीं थे। यह बहुत अजीब था। क्या सरकार चोरों को बचा रही थी, और बचा रही थी तो आखिर क्यों? कई लोगों का मानना था और कुछ अफवाहें भी थी। क्या तिजोरी में प्रिंसेस मार्गरेट या बड़े नेताओं की शर्मनाक तस्वीरें थी? क्या MI5 ने इस डकैती को गुप्त मिशन के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि बैंक के लॉकर में मौजूद सीक्रेट दस्तावेजों को चुरा सके? कुछ कहते हैं कि गैंग को बड़े खेल का मोहरा बनाया गया, लेकिन फाइलें सील होने की वजह से आज तक कोई भी सच्चाई नहीं जान पाया। प्रिंसेस मार्गरेट की कुछ तस्वीरें किसी ने अपने लॉकर में रखी थी और उन्हें चुराने का ये काम हो सकता है, या फिर MI5 ने कुछ ज़रूरी और गुप्त डॉक्यूमेंट को नष्ट करने या चुराने के लिए भी ये हो सकता है। और क्या यह सब एक दूसरे से लिंक है? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। लूटी गई रकम 13 लाख पाउंड थी, यानी आज 35 लाख डॉलर के बराबर। लेकिन पुलिस सिर्फ 2,71,000 पाउंड ही बरामद कर पाई, क्योंकि कई बॉक्स मालिकों ने अपनी चोरी की चीज़ों का जिक्र करने से मना कर दिया। शायद उनके पास कुछ गैरकानूनी था। इसके कारण पुलिस और बैंक नहीं जान पाई कि आखिर क्या चोरी हुआ। लेकिन फाइलें सील होने की वजह से सच्चाई भी दब गई। पुलिस ने आखिरकार गैंग के कुछ सदस्यों को पकड़ लिया। 1973 में एंथनी गेविन, बेंजामिन वुल्फ, रेग टकर और थॉमस स्टीफन को जेल हुई, लेकिन बॉबी मिल्स और मिकी गर्वे जैसे कुछ सदस्य हवा में गायब हो गए। लूट का ज्यादातर हिस्सा आज तक गायब है और रहस्य अभी भी अनसुलझा हुआ है। इस डकैती ने 2008 की फिल्म द बैंक जॉब को प्रेरित किया, जो कॉन्स्पिरेसी एंगल को दिखाती है। कई डॉक्यूमेंट्री और किताबें भी इनकी कहानी बयां करती है। यह एक ऐसी डकैती है जो आज भी हमें हैरान करती है। आखिर सच क्या है, वह हमें 2071 में ही जानने को मिलेगा, जब सारी फाइल
डिक्लासिफाई होगी। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।